हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है फंक्शन। हमने पिछली क्लास में रिलेशन पढ़ लिया था, अब हम फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। फंक्शन क्या होता है? अब फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। जो फंक्शन होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, लेकिन इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आप देखिए कि कौन सा स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। तो जैसे हम फंक्शन की बात करेंगे तो हम लिखेंगे अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब स्पेशल क्या होता है इसमें दो कंडीशंस होती हैं, यानी कुछ रिलेशन ही फंक्शन कहलाते हैं जो उन दो कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो हम लिखेंगे इफ function f defined from set A to set B, then पहली कंडीशन, every element of set A have image in set B. Every element of set A have image in set B. Second, every element have unique image. Every element have unique image. That is, no element of set A have more than one image in set B। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बोला आपसे कि एक फंक्शन स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। अब आपको पता है कि रिलेशन क्या होता है। सेट ए से सेट बी में जब हम एलिमेंट्स को हम किसी कंडीशन के थ्रू जोड़ते हैं तो उसको हम रिलेशन बोलते थे। अब यहां पर इस फंक्शन एफ, एक हमने फंक्शन एफ माना जो कि सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है। तो ये तो सीधा सा है कि जो एफ होगा वो सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का, क्योंकि फंक्शन ए से सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है। तो ए क्रॉस बी उसके सारे ऑर्डर पेयर्स होल्ड कर रहा होगा, तो फंक्शन एफ जो होगा वो सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। अब लेकिन सारे के सारे सबसेट फंक्शन नहीं हो सकते। जैसा रिलेशन में होता था कि रिलेशन में क्या होता था कि हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालते थे, तो हम देखते थे कि जितने भी सबसेट बनेंगे ए क्रॉस बी के वो सबके सब रिलेशन होंगे। लेकिन फंक्शन सारे के सारे नहीं होंगे, कुछ रिलेशन फंक्शन होंगे। वो कौन से होंगे? पहला, उस टाइप के रिलेशन जहां पर ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होगी सेट बी में, यानी ए में जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब रिलेट कर रहे होंगे बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ। ए सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा होगा। अगर कोई ऐसा एलिमेंट आता है तो हम उसे फंक्शन नहीं बोलेंगे। दूसरा, एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज। यूनिक इमेज का मतलब क्या हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही के साथ वो रिलेट कर रहा होगा, एक से ज्यादा के साथ वो रिलेट नहीं कर सकता। तो मैंने नीचे मेंशन भी करा है, दैट इज नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव मोर देन वन इमेज इन सेट बी। ए के किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज सेट बी के अंदर नहीं होगी, हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होगी। तो जब भी इस टाइप का रिलेशन बनता है तो हम उसे बोलते हैं फंक्शन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बहुत ही छोटे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि वो वाले रिलेशन फंक्शन होते हैं जिसमें हर एलिमेंट का आउटपुट होता ही होता है और सिर्फ एक ही आउटपुट होता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि हर एलिमेंट का आउटपुट होगा सेट ए का और एक ही आउटपुट होगा, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं होगा। तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोल देते हैं? फंक्शन बोल देते हैं। सारे के सारे फंक्शन जो हैं वो रिलेशन होते हैं, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस बट वाइट वर्सा इज नॉट ट्रू। सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो रिलेशन होंगे बट वाइट वर्सा ट्रू नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन से ही तो फंक्शन बनना है। अब हम उल्टा नहीं कह सकते कि सारे के सारे रिलेशन भी फंक्शन हो सकते हैं। अब ये ऐसे रिलेशन जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो फंक्शन कहलाएंगे, और अगर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो फंक्शन नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको और क्लियरिटी देता हूं थोड़ी सी फंक्शन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे बहुत ढंग से समझ लीजिएगा। हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
और डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए इसमें और ध्यान से पढ़िए। अब देखिए मैंने जैसा आपको बताया कि ऐसा होता है कि एक एलिमेंट एक से जुड़ा होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको आपको मैपिंग के थ्रू दिखाऊं तो फंक्शन का जो दूसरा नाम होता है वो मैपिंग भी होता है। अब अगर हम इसे मैपिंग के थ्रू देखेंगे, देखिए कि एक फंक्शन हमने मान लिया कि सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है। सेट ए में हमने एलिमेंट लिए ए बी सी डी और सेट बी में हमने एलिमेंट लिए 1 2 3 4। ए को 1 से जोड़ दिया, बी को 3 से, सी को 2 से और डी को 4 से। अब वो पूछेगा क्या ये फंक्शन है, क्या ये मैपिंग फंक्शन को डिनोट कर रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो फंक्शन एफ है वो सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है। अब देखेंगे कि हम ए का आउटपुट कितना है 1, बी का आउटपुट कितना है 3, सी का आउटपुट कितना है 2 और डी का आउटपुट कितना है 4। यानी ए के सारे एलिमेंट्स का आउटपुट हमें किस में मिल रहा है, सेट बी में मिल रहा है। क्या यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एक से ज्यादा आउटपुट है, एक भी नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, फंक्शन है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये फंक्शन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा हम लेते हैं मैपिंग। ए सेट में मैं वही ए बी सी डी और बी सेट में मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 5। ए को 1 से, बी को 2 से, सी को 5 से और डी को 3 से जोड़ दिया। अब वो पूछ रहा है क्या ये फंक्शन है, तो हम चेक करेंगे। सेट ए से हम एलिमेंट देखेंगे, ए किससे जुड़ा हुआ है 1 से, बी किससे जुड़ा हुआ है 2 से, सी किससे जुड़ा हुआ है 5 से और डी किससे जुड़ा हुआ है 3 से। यानी हर एलिमेंट का आउटपुट हमें मिल रहा है। ए के सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका आउटपुट हमें किस में मिल रहा है, सेट बी में मिल रहा है। जब सब में मिल रहा है फिर हम चेक करेंगे क्या किसी का एक से ज्यादा आउटपुट है, तो नहीं है, हर एक का एक ही आउटपुट मिल रहा है। तो हम क्या लिख देंगे कि ये भी फंक्शन है। अगर हम इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम फंक्शन एफ में लिख देंगे A1 B2 C5 और D3। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड लेते हैं हम इसका एक एग्जाम्पल। एक सेट वही ए लिया मैंने, ए बी सी डी और बी में हमने ले लिया 1 2 3 4। अब देखिए, अब हमने कहा कि क्या ये फंक्शन है, तो ए यहाँ पे 1 से भी जुड़ रहा है, 2 से भी जुड़ रहा है, बी 2 से जुड़ रहा है, सी 3 से जुड़ रहा है और डी 4 से। यानी हर एक एलिमेंट का आउटपुट तो मिल ही रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ए है वो कितने एलिमेंट्स के साथ जुड़ रहा है, 2 के साथ जुड़ रहा है। तो a, 1 भी आ रहा है और a, 2 भी आ रहा है। अब a के 2 आउटपुट आ रहे हैं, ये तो फंक्शन में वैलिड ही नहीं होता, यानी ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि मैंने आपको जो कंडीशन लिखवाई है उसमें ये लिखवाई है कि हर एक का क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए और हर एक का सिर्फ एक ही आउटपुट होना चाहिए। अब यहाँ पे हुआ क्या कि a के 2 आउटपुट हो गए 1 और 2, जो कि वैलिड नहीं है फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से। तो ये फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ रिलेशन कहलाएगा। एक और चीज देखते हैं हम, फोर्थ। ए में मैंने ले लिया आपका ए बी सी डी और बी में हमने ले लिया 1 2 3 4। अब वो कह रहा है क्या ये फंक्शन है। ए को 1 से जोड़ दिया, बी को 1 से जोड़ दिया, सी को 2 से जोड़ दिया, डी को 3 से जोड़ दिया। अब वो पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन है। अब हमें ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। अब देखिए आप, तो ए 1 से जुड़ा हुआ है, बी भी 1 से जुड़ रहा है, सी 2 से और डी 3 से। हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही आउटपुट आ रहा है और हर एक का आउटपुट भी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं था कि 2 एलिमेंट का एक आउटपुट नहीं हो सकता था, 2 एलिमेंट का तो एक आउटपुट हो सकता है। क्योंकि कंडीशन हमारे पास क्या थी, कंडीशन ये थी कि हर एक एलिमेंट का आउटपुट होना चाहिए और किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा आउटपुट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हर एक एलिमेंट का आउटपुट है। ऐसा कोई एलिमेंट आपको दिख रहा है कि जिसका आउटपुट ना हो, ए बी सी डी चारों का आउटपुट है। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूं तो एफ यही आ जाएगा। ए का आउटपुट 1 है, बी का आउटपुट 1 है, सी का आउटपुट 2 है, डी का आउटपुट 3 है। हर एक एलिमेंट का आउटपुट है। क्या किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा आउटपुट है, नहीं है। तो ये भी क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा कि ये फंक्शन है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, फिफ्थ। हमने यहाँ पे सेट ए लिया, ए बी सी डी। अब वो पूछेगा क्या ये फंक्शन है, तो यहाँ पर ए का आउटपुट 1 है, बी का आउटपुट 2 है, सी का आउटपुट 3 है। क्या डी का आउटपुट है, नहीं है। अब डी का आउटपुट नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि फंक्शन क्या कहता था कि हर एक वैल्यू का आउटपुट होना चाहिए।
अब मेरे हिसाब से आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि किस में फंक्शन होता है, कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं। मैंने आपको जितने भी पॉसिबल वे हो सकते थे उन सबका एक एक एग्जाम्पल मैपिंग के थ्रू बता दिया है, जो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ गया होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन में हम कैसे देख पाते हैं कि कौन से रिलेशन फंक्शन है और कौन से नहीं है। तो आप मैपिंग से भी देख सकते हैं और आप चाहें तो इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में बना के भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे कि फंक्शन में डोमेन रेंज क्या होती है। अभी आपको ये तो पता लग गया कि कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डोमेन, रेंज और कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो हेडिंग है डोमेन कॉमा रेंज एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो यहां पर हमने कंसिडर करा कि एफ फंक्शन सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, अ फंक्शन एफ डिफाइंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये हमने पढ़ लिया कि एक फंक्शन एफ है जो सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, डिनोट ऐसे करते हैं और पढ़ते ऐसे हैं, फंक्शन एफ डिफाइंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब इसमें डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है देखिए। अगर फंक्शन एफ ए से बी पर डिफाइन है तो जो ए सेट है वो डोमेन होता है और बी सेट जो है वो कोडोमेन होता है। डोमेन का मतलब होता है सेट फ्रॉम विच वी पुट वैल्यूज। कोडोमेन का मतलब होता है सेट फ्रॉम विच वी गेट आउटपुट वैल्यूज। अब रेंज क्या होता है, तो वैल्यूज ऑफ सेट बी विच वी गेट एज आउटपुट कॉल्ड रेंज। आप ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत ही आसानी से आपको ये बता रहा हूं, बहुत ही आसान तरीका है, इससे आपको बहुत ही इजीली और क्लियर वे में समझ में आ जाएगा। क्योंकि फंक्शन जनरली टीचर्स कहते हैं कि बहुत कठिन टॉपिक होता है, फंक्शन बच्चों को देर से समझ में आता है, पर मेरा मानना उल्टा है कि फंक्शन बहुत ही ईजी टॉपिक होता है अगर आपको सही से पढ़ाया जाए। अगर आप सही से पढ़ रहे हैं और आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है तो इससे ईजी टॉपिक नहीं है। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैंने आपको ये बताया अभी तक कि कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं, तो आधे लोग तो यही नहीं बता पाते, तो आप इसे इजीली बता सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही लाइन याद करनी है कि ऐसे रिलेशन फंक्शन होते हैं जिसमें ए सेट के हर एक एलिमेंट का आउटपुट सेट बी में होता है और एक ही आउटपुट होता है, एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं होता है। बस आपको यही चेक करना था। मैंने जितनी भी कंडीशंस थी वो आपको बता दी, उसको देख के आप कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन से रिलेशन फंक्शन है तो आप इजीली उसे बता सकते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होती है फंक्शन की। तो देखिए, अगर फंक्शन ऐसे लिख रहा है, फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। अब ए सेट जो है वो डोमेन कहलाएगा, सेट ए क्या कहलाएगा, डोमेन। सेट डोमेन क्या होता है, सेट फ्रॉम विच वी पुट वैल्यूज। अब फंक्शन में हम वैल्यूज पुट करेंगे, एक सेट से आउटपुट हमें मिलेगा दूसरे सेट में। अब जिस सेट से हम वैल्यू पुट करते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन। तो अगर फंक्शन एफ ए से बी पर डिफाइन है तो ए क्या कहलाएगा, यहाँ पर डोमेन कहलाएगा, सेट फ्रॉम विच वी पुट वैल्यूज। अब सेट बी में हमें आउटपुट मिलता है, तो जिस सेट में हमें आउटपुट मिलता है उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन की डेफिनेशन क्या हो गई, सेट फ्रॉम विच वी गेट आउटपुट वैल्यूज। अब ऐसा कहीं नेसेसरली नहीं है कि सेट बी में जितनी भी वैल्यूज है वो सब हमें एज आउटपुट मिल जाए। कुछ वैल्यूज एज आउटपुट मिलती है, कुछ नहीं भी मिलती, कभी सारी भी मिल जाती हैं और कभी कुछ ही मिलती हैं, बहुत सारी नहीं मिलती हैं। तो वैल्यूज ऑफ सेट बी विच वी गेट एज आउटपुट कॉल्ड रेंज। तो जो सेट बी की जो वैल्यूज हमें एज आउटपुट मिलती हैं उसको हम किसके अंदर रख देते हैं, रेंज के अंदर रख देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर फंक्शन एफ ए से बी पर डिफाइन है तो ए सेट जो होगा वो डोमेन कहलाएगा, बी सेट जो है वो कोडोमेन कहलाएगा और बी की वो वैल्यू जो हमें एज आउटपुट मिल रही है उसको हम क्या बोल देंगे, रेंज बोल देंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताता हूं कि मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट बी है। यहां पर हमने लिख दिया ए बी सी और यहाँ पे 1 2 3 4 5। ए को 1 से जोड़ा, बी को 2 से जोड़ा और सी को भी 2 से जोड़ दिया।
अब यहां पर हम देखेंगे कि ए बी सी हर एक का एक ही आउटपुट है और हर एक का आउटपुट है, यानी ये फंक्शन तो है। अब वो कहेगा कि इसका डोमेन बताओ, तो डोमेन हो जाएगा आपका जो वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, तो ए बी और सी, तो ये क्या हो गया, सेट ए हो गया। अब वो कहेगा कि को डोमेन बताओ, तो को डोमेन जिस सेट में हमें आउटपुट मिलता है वो बी हो जाएगा। अब वो कहेगा रेंज बताओ, तो रेंज क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया, वैल्यूज ऑफ सेट बी विच वी गेट एज अ आउटपुट कॉल्ड रेंज। सेट बी की वो वैल्यू जो हमें एज अ आउटपुट मिल रही है। अब आउटपुट में हमें यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज मिल रही है, 1 और 2, 3 4 5 तो किसी का आउटपुट है ही नहीं, तो 1 और 2 यहाँ पे हम लिख देंगे 1, 2 और ये हमारे पास हो जाएगा रेंज। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, डोमेन, को डोमेन और रेंज। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको ये कॉन्सेप्ट। अब देखिएगा, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हमने मान लिया कि ए सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। सेट बी में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5 6 7। हमने लिखा फंक्शन एफ जो है वो ए से बी पर डिफाइन है। डेफिनेशन लिखी कि फंक्शन में एक्स कॉमा वाई आएगा। कब आएगा, जब y बराबर होगा x+1 के। x बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग करेगा b से। हमने एक फंक्शन f डिफाइन करा। फंक्शन m में जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो x, y आएंगे। y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x+1 करके निकालेंगे। जो x होगा वो सेट a से बिलोंग करेगा और y जो है वो सेट b से बिलोंग करेगा। ठीक, अब मैपिंग करते हैं हम। a बनाया 1 2 3 4 5, b बनाया 1 2 3 4 5 6 और 7। f फंक्शन 1 डालेंगे तो 1 + 1 y में 2, 2 से 3 4 5 6। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखोगे फंक्शन f को, तो 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 और 5, 6। ये फंक्शन f आ गया। अब वो कहेगा कि इसके डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताओ, तो डोमेन कुछ दिमाग नहीं लगाना आपको, सेट a हो जाएगा क्योंकि यहाँ से हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो डोमेन पूरा a हो जाएगा। अब वो कहेगा कि कोडोमेन बताओ, फंक्शन a से b पर डिफाइन है तो कोडोमेन b हो जाएगा। अब वो कहेगा कि रेंज बताओ, तो रेंज में आपको देखना है कि b की वो वैल्यू जो हमें एज आउटपुट मिल रही है। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या मिल रहा है, 2 3 4 5 और 6, ना तो 1 मिल रहा है ना 7 मिल रहा है, तो आप क्या लिख दोगे, 2 3 4 5 और 6। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं आपको। ठीक है, अब यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि हम इसे बोलते कैसे हैं। जैसे हमने 1 पुट करा तो आउटपुट हमें मिल गया 2, तो हम इसको लिखेंगे कैसे या बोलेंगे कैसे। देखिए, अब आप इसको ध्यान से समझिएगा कि जब हम फंक्शन में 1 पुट कर रहे हैं तो हमें आउटपुट मिल रहा है 2। 1 पुट करने पर हमें आउटपुट कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब 1 पुट करने पर आउटपुट 2 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1, 2 रिलेट फंक्शन f में आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि इमेज ऑफ 1 इज 2 या फिर f1 = 2। ये इसको लिखने का तरीका होता है कि हम फंक्शन में इमेज बोलते हैं, आउटपुट ना बोलकर फंक्शन में जो यहाँ पे मैथमेटिकली वर्ड होता है आउटपुट के लिए वो होता है इमेज। इमेज का मतलब होता है कि हमने एक वैल्यू पुट करी तो हमें उसकी इमेज क्या मिल गई, फाइनल आउटपुट क्या मिल गया। ठीक है, तो इमेज ऑफ 1 इज 2। अगर फंक्शन में हम 1 पुट करेंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो इमेज ऑफ 1 इज 2, तो इसको हम लिख देते हैं f1 इज 2। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्री इमेज ऑफ 2 इज 1, यानी f इनवर्स 2 = 1। अब प्री इमेज क्या होती है, पहले क्या इमेज रही थी, आउटपुट में तो 2 मिल गया। अब वो कहेगा कि इसकी प्री इमेज क्या रही थी, तो 2 की प्री इमेज क्या थी, किससे मिला 2, तो वो हमें 1 से मिला। तो प्री इमेज ऑफ 2 इज 1, और प्री इमेज को हम किससे दिखाते हैं, f इनवर्स से, कि f इनवर्स 2 क्या रहा होगा, वो 1 रहा होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी फंक्शन में जो हम वैल्यूज पुट करते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन, जो हमें आउटपुट में वैल्यूज मिलती हैं उसको रेंज, और जिस सेट से आउटपुट मिलता है वो पूरा सेट कहलाता है कोडोमेन। अब इसके बाद आ रहा है कि जैसे हमें 1, 2 ऑर्डर पेयर मिला। अब 1, 2 ऑर्डर पेयर मिला तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि 1 पुट करने पर हमें जो वैल्यू मिली 2 मिली।
अब 1 पुट करने पर वैल्यू 2 मिली तो हम यहाँ पे लिख देंगे इमेज ऑफ 1 इज 2। उसको दिखाएंगे कैसे, f1 इक्वल्स टू 2। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, प्री इमेज, उल्टा हो गया, प्री इमेज ऑफ 2 इज 1, तो f इनवर्स 2 इक्वल्स टू 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे हमें दिया है कि 2, c फंक्शन f में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं f2 इक्वल्स टू c। इसका मतलब क्या हो गया, इमेज ऑफ 2 इज c। अब इमेज ऑफ 2 c है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्री इमेज ऑफ c इज 2, तो f इनवर्स c इक्वल्स टू 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब 2 की इमेज c है तो c की प्री इमेज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है। तो फंक्शन में हमने अभी तक ये पढ़ लिया कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इमेज क्या होती है फंक्शन में, प्री इमेज क्या होती है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं फंक्शन के इंट्रोडक्शन को। अब मुझे जो लगता है कि आपको यहाँ से फंक्शन काफ़ी क्लियर हो गया होगा। जैसे कि आपको पहले से पढ़ा होगा आपने फंक्शन 11th में, तो वहाँ पर हमें कुछ ऐसा बताया जाता है कि फंक्शन बहुत कठिन टॉपिक है, कुछ टीचर्स ऐसा बोलते हैं, कुछ बच्चों को भी ऐसा लगता है। तो आपको अब ये पढ़ने के बाद क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन में कठिन जैसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए आप, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो होता है फंक्शन जो होता है वो वर्क करता है एज अ मशीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि फंक्शन जो है वो कैसे काम करता है, एक मशीन की तरह काम करता है। अब हमने फंक्शन तो पढ़ लिया, फंक्शन में हमने ये पढ़ लिया कि हम वैल्यू डालते हैं और हमें आउटपुट मिलता है, तो ये बात सही है। लेकिन फंक्शन जो होता है वो एक मशीन की तरह काम करेगा। मशीन की तरह, जैसे मशीन क्या होती है, अगर आप देखेंगे तो मशीन जो होती है वो एक बॉक्स की तरह होती है। हमने ये मान लिया कि एक मशीन है। मशीन का काम क्या होता है कि इनपुट आता है, इनपुट को वो ऑपरेट करते हैं और आउटपुट दे देते हैं। यही तो मशीन का काम होता है कि मशीन में हम एक इनपुट डालते हैं, वो मशीन उसको इनपुट ऑपरेट करती है और हमें आउटपुट मिल जाता है। जैसे चीनी मिल है, तो चीनी मिल मान लीजिए एक मशीन है, तो चीनी मिल के अंदर क्या जाता है, गन्ना जाता है, वहाँ पे ऑपरेट होता है और फाइनली हमें क्या मिल जाती है, शुगर मिल जाती है। तो सारी मशीनें ऐसे ही काम करती हैं। जैसे आप कोई भी ले लीजिए, शर्ट बनाने की मशीन है, एक फैक्ट्री है, तो वहाँ पे हम कपड़ा और शर्ट बनाने के इंग्रेडिएंट्स पुट करते हैं और फाइनल हमें क्या मिल जाती है, शर्ट मिल जाती है। तो सबसे इजी एग्जांपल आप शुगर मिल का ले सकते हो कि शुगर मिल में आपने क्या करा, शुगर केन इनपुट में दिया, वहाँ पे मशीन ने उसे ऑपरेट करा और फाइनली हमें क्या मिल गई, शुगर मिल गई। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि शुगर मिल का जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें हम इनपुट में क्या दे रहे हैं, आपको शुगर केन दे रहे हैं और फाइनल इनपुट हमें क्या मिल रहा है, शुगर मिल रहा है। अब शुगर केन में आप दे रहे हैं तो शुगर केन गया और बाहर के निकल कर आया, शुगर, यानी शुगर केन की इमेज क्या बन गई, शुगर बन गई। और कोई पूछेगा कि शुगर की प्री इमेज क्या थी, तो शुगर की प्री इमेज क्या थी, शुगर केन। इसी तरीके से आप आटे मिल का एग्जांपल ले सकते हैं कि व्हीट हम देते हैं, गेहूं देते हैं हम और हमें आटा मिल जाता है, तो गेहूं की इमेज क्या हो जाती है, आटा हो जाता है और आटे की प्री इमेज क्या होती है, गेहूं हो जाता है। तो जो भी फंक्शन है वो वर्क करता है एज अ मशीन की तरह। मशीन का मतलब ये हो गया कि हम उसे एक इनपुट देते हैं, वो उसे ऑपरेट करता है और आउटपुट देता है। तो फंक्शन भी क्या करता है, एक इनपुट लेता है, उसे ऑपरेट करता है, ऑपरेट करने के बाद हमें क्या दे देता है, वो उसका आउटपुट दे देता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो इनपुट हम डालते हैं उसको हम बोल देते हैं डोमेन, आउटपुट जो मिलता है उसे हम बोल देते हैं रेंज, और आउटपुट जिस सेट में मिलता है उसको हम बोल देते हैं कोडोमेन। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर डोमेन की सीधी सी भाषा में आप डोमेन को बोल सकते हो इनपुट, रेंज को आप बोल सकते हो आउटपुट, और कोडोमेन हो जाएगा सेट फ्रॉम विच वी गेट आउटपुट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहां से मुझे लगता है कि आपको फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो भी दिमाग में आपके में चल रहा था कि फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, वो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। इससे इजी कंटेंट आपको कोई नहीं बता पाएगा। जो मैंने आपको बताया है कि इससे इजी वे नहीं है कोई फंक्शन पढ़ने का।
फंक्शन मैंने आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता दिया कि सबसे पहले अगर आपसे आके कोई पूछता कि कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं, तो आपको सिर्फ इतना सा बोलना है कि ऐसे रिलेशन फंक्शन होते हैं जिसमें सेट ए के हर एक एलिमेंट का आउटपुट सेट बी में होता है और हर एक का सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट होता है। अब इसके बाद वो अनदर क्वेश्चन आपसे करेगा कि साहब क्या सारे रिलेशन फंक्शन होते हैं, तो आप कहोगे नहीं, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, सिर्फ वही रिलेशन फंक्शन होते हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब वो कहेगा अच्छा सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं, हाँ होते हैं, क्योंकि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही तो फंक्शन कहला रहे हैं, तो फंक्शन ऑलरेडी पहले रिलेशन तो थे ही, तो सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि इसकी डोमेन बताओ, रेंज बताओ, कोडोमेन बताओ। वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है। अब वो फंक्शन में आपसे पूछ सकता है कि इमेज क्या होती है, फंक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया कि आप मैपिंग के थ्रू डिनोट कर सकते हैं या फिर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसे ग्राफिकली भी कर सकते हैं। ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट कर दीजिए ऑर्डर पेयर्स के, तो वहाँ से ग्राफिकली हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फंक्शन इतना ही था, इतना इंट्रोडक्शन पार्ट था इसका कि जितना मैंने आपको बता दिया कि इतना ही बहुत है। अगर आप इतना समझ लेते हैं तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन होता क्या है, कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं, हम फंक्शन को पहचानेंगे कैसे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने पढ़ ली। ठीक, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, वो हम चलेंगे ग्राफ ऑफ फंक्शन। फंक्शंस बहुत सारे होते हैं तो हमें उसके ग्राफ पढ़ने पड़ेंगे। ग्राफ में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं जो बेसिकली यूज में आते हैं, उन सबके मैं आपको ग्राफ बनवाऊंगा, डोमेन बनवाऊंगा और रेंज बनवाऊंगा। तो अब हम ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिर्फ एग्जाम में ग्राफ का नाम आएगा, ग्राफ हमें खुद प्लॉट करना पड़ेगा, उसकी डोमेन हमें बतानी पड़ेगी, उसकी रेंज हमें बतानी पड़ेगी, और डिफाइन हम कैसे करते हैं उस फंक्शन को हमें ये बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ग्राफ ऑफ फंक्शंस, अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ग्राफ ऑफ फंक्शंस। अब देखिए ग्राफ ऑफ फंक्शंस। अब हम यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के ग्राफ पढ़ेंगे फंक्शंस के, एक एक करके मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूँगा, उनकी डोमेन बताऊँगा, रेंज बताऊँगा और उन्हें कैसे डिफाइन करते हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ठीक है, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि जो फंक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, हमेशा एक ही वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू के, और x जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। एफ एक्स इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, k लिखते हैं, और x बिलोंग करता है रियल नंबर से, यानी इस फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू डालते रहे आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, k मिलेगा। k यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी होती है जो हमें ऐसा आउटपुट मिलता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए हम x से डिनोट करते हैं, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। हमने यहाँ पे k मान लिया, तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स टू के है और x बिलोंग कर रहा है रियल से। ये एक रियल फंक्शन है, यहाँ पे डोमेन भी रियल होती है, कोडोमेन भी रियल होती है। यहाँ पे जो फंक्शन f है आपका वो रियल से रियल पर डिफाइन होता है, ठीक है। अब हमने इसमें 1 डाला, मान लीजिए कि हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते जाते हैं और हमें एफ एक्स की वैल्यू मिलती जाती है। अगर हम x में 1 डालेंगे तो भी हमें आउटपुट में k मिलेगा, 2 डालेंगे तो k मिलेगा, 0 डालेंगे k, -1 डालेंगे k, -2 डालेंगे k। तो जब भी हमें किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना होता है तो इसका एक ही मेथड होता है कि हम उस पर पॉइंट्स निकाल लें, उन पॉइंट्स को हम ग्राफ में प्लॉट कर दें और ज्वाइन कर दें, ठीक है। 1, k, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, 3, -1, -2, -3, तो 1, k आ जाएगा, 2, k, 0, k, -1, k, -2, k, इनको हमने जोड़ दिया। अब इतना वाला जो डिस्टेंस है वो k को डिनोट कर रहा है। तो ये जो ग्राफ हो गया आपका वो एफ एक्स इक्वल्स टू k का हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर इस फंक्शन की डोमेन की हम बात करेंगे तो डोमेन कितना आएगा, r, यानी ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है जो हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। x की हम सारी की सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। डोमेन का मतलब क्या होता है, जो वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब पुट करेंगे तो हमें डोमेन क्या मिल जाएगा, r।
रेंज की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो आउटपुट में हमें हमेशा सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, वो क्या मिलेगी, के अलावा तो कोई हमें वैल्यूज यहाँ पे मिलेगी नहीं। एक ही वैल्यू जब के मिलेगी तो उसका रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज हो जाएगी इसके सिर्फ एक ही एलिमेंट हो जाएगा, और वो एलिमेंट को हम किसके अंदर लिखते हैं, सेट के अंदर लिखते हैं, तो रेंज हो जाएगी के। एक एलिमेंट हमें रेंज में मिलेगा और रेंज का जो एलिमेंट होगा वो होगा के। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई कि कांस्टेंट फंक्शन है। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू के से, एक्स बिलोंग कर रहा होगा रियल से, फंक्शन डिफाइन होगा रियल से रियल पर। ये मैंने आपको इसका ग्राफ बता दिया। डोमेन पूछेगा कोई तो डोमेन रियल हो जाएगी, और रेंज पूछेगा तो रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा के। ठीक है, अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अब देखिए सेकंड टाइप हम पढ़ते हैं। सेकंड टाइप जो होता है वो होता है आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, वही फंक्शन जो होता है वो रियल से रियल पर डिफाइन होता है। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब है कि जो हम वैल्यू पुट करें वही हमें आउटपुट में मिल जाए, उसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो आइडेंटिटी फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स से, यानी अगर हम इसमें x पुट कर रहे हैं तो आउटपुट में भी हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। अब देखिए हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें एफ एक्स की वैल्यू मिलती जाएगी। x की वैल्यू हमने 1 डाली तो एफ एक्स 1, 2 डाला 2, 3 डाला 3, 0 पे 0, -1 पे -1, इस तरीके से हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए x इज नोट करी x ओ एक्स डैश, y ओ वाई डैश, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, तो 0 पुट करने पे 0 मिल गया, ये हमने पॉइंट बना दिया। 1 पुट करने पे हमें 1 मिलेगा, 2 पुट करने पे हमें 2 मिलेगा, -1 पुट करने पे -1, -2 पुट करने पे -2। अब हम इसको जोड़ देंगे, जोड़ने पर हमें ये मिल गया। तो ये वाली जो लाइन है वो किसको डिनोट कर रही होगी, ये वाली जो लाइन है वो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स को डिनोट कर रही है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, या फिर हम इसे वाई इक्वल्स टू एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसकी हम डोमेन की बात करेंगे। डोमेन क्या होता है, जो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं तो आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। हर एक के लिए हमें एग्जाम्पल, हर एक के लिए हमें आंसर यहाँ पे मिल ही रहा है, तो सारी की सारी हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। अब रेंज क्या होगी, देखिए अब जब यहाँ पे हम रेंज बात करेंगे तो फंक्शन आइडेंटिटी है, जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वही हमें आउटपुट में मिल रहा है, यानी जितने हम इनपुट डालेंगे उतने ही हमें आउटपुट मिल जाएंगे। अब जब इनपुट में आर वैल्यूज हम डाल रहे हैं, रियल नंबर -∞ से इन्फिनिटी तक डाल रहे हैं, तो आउटपुट में भी हमें क्या मिलेगा, वही सारी वैल्यूज मिलेंगी -∞ से इन्फिनिटी तक। तो इसकी जो रेंज होगी वो भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। तो ये हमारा सेकेंड टाइप का फंक्शन हो गया आइडेंटिटी फंक्शन, जो फंक्शन आर से आर पर डिफाइन है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स हम इसे डिनोट करते हैं। ये मैंने आपको उसका ग्राफ बना के दिखा दिया। डोमेन इसकी रियल होती है और रेंज भी इसकी क्या होती है, रियल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगले टाइप के फंक्शन पे चलते हैं हम। थर्ड टाइप के फंक्शन पे, थर्ड टाइप का जो फंक्शन है वो है आपका मॉडुलस फंक्शन। अब देखिए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर जो फंक्शन होता है वो आर से आर पर डिफाइन होता है। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स होता है। मॉड एक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो x की तरह काम करता है, x की वैल्यू नेगेटिव है तो -x की तरह काम करता है। देखिए फंक्शन जो है वो डिफाइन होगा एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। मॉड एक्स का मतलब क्या होता है कि मॉड एक्स का मतलब ये होता है कि जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स जब भी लिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन का जो आउटपुट मिलेगा वो हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, कभी भी नेगेटिव आउटपुट नहीं मिल सकता। तो मॉड एक्स को हम आगे ऐसे लिखते हैं कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वही आउटपुट मिल जाता है, और नेगेटिव होती है तो -x हो जाता है।
जैसा मैंने आपको बताया कि इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो वही मिल जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर हमें नेगेटिव को क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें माइनस साइन का इंटू कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमने इसे दो पार्ट में बांट लिया कि जब पॉजिटिव है तो एक्स हो जाएगा और नेगेटिव है तो उसमें माइनस साइन का इंटू कर देंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए पॉइंट निकाल लीजिए एक्स और एफ एक्स। 0 पुट करेंगे 0, 1 पुट करेंगे पॉजिटिव है 1 मिल जाएगा, 2 पुट करेंगे 2। अब जैसे ही -1 पुट करेंगे नीचे वाले में चला जाएगा क्योंकि नेगेटिव हो गया। -1 का -1 में इंटू कर देंगे, माइनस साइन आगे लग जाएगा तो 1 मिल जाएगा। -2 पुट करेंगे तो 2 मिल जाएगा। यानी आउटपुट हमेशा हमें कैसा मिलना है, पॉजिटिव मिलना है। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फिर 1 2 3 हमने मान लिया, -1 -2 -3 मान लिया, यहाँ पर 1 2 3। तो 0 पुट करने पे 0 मिल गया, 0 पे 0 हो गया, 1 पे हमें क्या मिल गया 1, 2 पे हमें क्या मिल गया 2, -1 पे भी हमें आउटपुट क्या मिल रहा है 1 और -2 पे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है 2। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफ बन जाता है कि हमें जो 1 है उस पर 1 मिलता है, 2 पे 2 मिलता है, 0 पे 0, -1 पे भी 1 मिलता है और -2 पे हमें क्या मिलता है 2 मिलता है। तो इस तरीके का ग्राफ हमें मिल जाता है। ये जो ग्राफ है वो एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आउटपुट वाली लाइन है वो कभी भी नेगेटिव वाई में नहीं जाती, हमेशा ऊपर ही रहती है वाई में, क्योंकि इस फंक्शन का जो आउटपुट है वो हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। इस फंक्शन का आउटपुट कभी भी नेगेटिव साइड में नहीं जाता है। जब नेगेटिव साइड में नहीं जाता है तो ऊपर की तरफ ही रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा तो हमेशा हमें कैसा आउटपुट मिलेगा, पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। अब डोमेन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो डोमेन का मतलब होता है कि जो वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, क्या यहाँ पे आपको एक्स की ऐसी कोई वैल्यू दिख रही है जो हम पुट नहीं कर सकते। भाई पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव आउटपुट मिल जाएगा, नेगेटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव, यानी हर वैल्यू के लिए आउटपुट तो मिल रहा है। जब हर वैल्यू के लिए आउटपुट मिल रहा है तो डोमेन क्या हो गई, यहाँ पर आर हो गई। अब बात करेंगे हम रेंज की। अब रेंज की जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है। अब आउटपुट में अगर हम देख रहे हैं तो हमें y के ऊपर वाली वैल्यूज मिल रही हैं, y के नीचे वाली वैल्यूज नहीं मिल रही हैं। यानी आउटपुट में जो हमें मिल रही हैं वो हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिल रही हैं। पॉजिटिव ही तो मिल रही हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स में जो है y पॉजिटिव के लिए ही पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है और नेगेटिव x के लिए पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है। यानी नेगेटिव y में तो कभी आंसर मिल ही नहीं रहा, आंसर हमेशा किस में मिल रहा है, पॉजिटिव y में मिल रहा है। जब पॉजिटिव y में आंसर मिलेगा तो उसका रेंज जो हो जाती है वो आपके पास हो जाती है 0 से लेकर इन्फिनिटी। यानी 0 तो इंक्लूड होगा और इन्फिनिटी हमेशा नॉट इंक्लूड रहता है क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू में पता नहीं होती। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, वो आर हो जाएगा और रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये मॉडुलस फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स से हम डिफाइन करते हैं, फंक्शन रियल से रियल पर डिफाइन होता है। यहाँ पर मॉड एक्स का एक ही मतलब होता है कि जो आउटपुट हमें मिलेगा वो हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव आउटपुट कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसको हम दो पार्ट्स में बांट लेते हैं। जब x पॉजिटिव होता है तो हमें x मिलता है और x जब नेगेटिव होता है तो नेगेटिव x, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का एक ही तरीका होता है, उसमें -1 का इंटू कर दो। फिर मैंने आपको ये ग्राफ प्लॉट करके दिखा दिया, इसमें मैंने आपको डोमेन बता दी, डोमेन क्या होती है, और रेंज बता दी, रेंज क्या होती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, आगे का हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।